हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 17 जनवरी को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल। इस आर्टिकल के अंदर हम 10th शेड्यूल के बारे में समझेंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे, क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ये समझेंगे। इसके अलावा इनर पार्टी डेमोक्रेसी के ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या रीज़न है कि इंडिया में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है और हमें क्यों ज़रूरत है इनर पार्टी डेमोक्रेसी की। एक मेंस का क्वेश्चन तैयार किया जाएगा इनर पार्टी डेमोक्रेसी के ऊपर, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है वोट फॉर कंटिन्यूटी। जो रिसेंटली ताइवान में इलेक्शन हुए हैं उसके क्या रिजल्ट्स आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी पे बात करेंगे और क्रॉस स्टेट डिस्प्यूट क्या है ये भी समझेंगे। टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल का मतलब है एंटी डिफेक्शन लॉ। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2022 में लास्ट टाइम 10th शेड्यूल से क्वेश्चन आया था। लगातार आपको इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, प्री और मेंस दोनों के लिए। इसके अलावा हम इस आर्टिकल के थ्रू इनर पार्टी डेमोक्रेसी की चर्चा करेंगे। इनर पार्टी डेमोक्रेसी होती क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत है और क्या रीज़न है कि इंडिया में इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। पूरा एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे इनर पार्टी डेमोक्रेसी के ऊपर। शुरू करते हैं आर्टिकल आया क्यों है, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। महाराष्ट्र में एक कोलिशन गवर्नमेंट चल रही थी जब इलेक्शन हुए थे। लगभग 3-3.5 साल कंप्लीट हुए थे। कोलिशन गवर्नमेंट किस किस के बीच में थी? कांग्रेस प्लस शिवसेना प्लस एनसीपी। ठीक है। अगर आप देखें तो बहुमत नहीं मिला था बीजेपी को, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी कौन सी थी? बीजेपी। उसके अगेंस्ट में ये तीनों पार्टी ने मिलकर कोलिशन बनाया था जिसमें CM उद्धव ठाकरे जी थे। जून 2022 में ये जो कोलिशन गवर्नमेंट थी ये टूट गई और नई सरकार बनी। शिवसेना पार्टी में फैक्शनिज़म हुआ। शिवसेना पार्टी में जब फैक्शनिज़म हुआ तो 40 MLA लेकर एकनाथ शिंदे जी बीजेपी के साथ सरकार बना लिए। ठीक है। और 14 MLA रह गए किसके पास? उद्धव ठाकरे जी के पास। तो दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि उद्धव ठाकरे जी को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। धोखा क्यों हुआ है कि उनकी पार्टी को तोड़ करके ये लोग 40 विधायक लेके चले गए और जो रियल शिवसेना पार्टी है वो उनकी है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर इन 40 विधायकों को या तो डिस्क्वालीफाई कर दे, बाहर कर दिया जाए। ठीक है। तो वो बाहर करने की, डिस्क्वालीफाई करने की मांग करने लगे। डिस्क्वालीफाई करते तो इनकी सरकार बच जाती। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके फेवर में जजमेंट नहीं दिया। और अभी ये जो रीसेंट इवेंट्स हुए हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। रीसेंट इवेंट में क्या हुआ? जो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने 40 MLA को रिफ्यूज़ कर दिया है। क्या करने से? डिस्क्वालीफाई करने से। एकनाथ शिंदे फैक्शन के क्या कहा है उन्होंने? हम इन्हें डिस्क्वालीफाई इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि यही रियल शिवसेना पार्टी है। और उन्होंने जो 14 MLA थे उद्धव ठाकरे सेक्शन के, उनको भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस अंडर द 10th शेड्यूल। ठीक है। तो ये हम चर्चा करेंगे कि क्या टेक्निकल रीजंस थे और 40 को इसलिए नहीं किया है क्योंकि वही रियल शिवसेना पार्टी है। अब 10th शेड्यूल की बात कर लेते हैं। 1960s और 70s में लेजिस्लेटर के द्वारा डिफेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। डिफेक्शन का मतलब क्या है? एक MP MLA दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। एक दिन एक पॉलिटिकल पार्टी में, दूसरे दिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में। आपने एक फ्रेज़ ज़रूर सुना होगा, आया राम गया राम। ये 1980 के दशक में बहुत ज़्यादा चल रहा था कि एक MP जो है किसी दिन एक पार्टी के सपोर्ट में, किसी दिन दूसरे पार्टी के सपोर्ट में। इस तरीके से सरकार बार बार बन रही थी, बार बार गिर रही थी। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एकदम अपने हाईएस्ट लेवल पर चल रही थी इंडिया की डेमोक्रेसी में। इस पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को रोकने के लिए जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको कंटिन्यूसली 5 साल चलाने के लिए सरकार के द्वारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसके थ्रू 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया। उस लॉ में क्या क्या चीज़ें डाली गई? उसमें मेनली ये डाला गया कि मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हु वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और वोट अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ देयर पार्टी इन द हाउस आर लायबल फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम सेड हाउस। अगर कोई भी MP
एमएलए मान लीजिए बीजेपी से चुना हुआ है या कांग्रेस से, और वो पार्टी छोड़ देता है और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, फॉर एग्जांपल टीएमसी, तो उसकी सदस्यता ख़त्म हो जाएगी, वो एज अ एमपी रहेगा नहीं, उसे दोबारा से इलेक्शन लड़ना पड़ेगा अगर एमपी बनना है तो। ठीक है, तो बेसिकली जो खरीद फरोख्त थी एमएलए की, उसे रोकने के लिए, सरकार की स्टेबिलिटी बनाने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। इन केस नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है अपोजिशन पार्टी, जो सरकार है, उनके जो विधायक या एमपीज अगर अगेंस्ट में वोट डालते हैं तो उन्हें भी क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्यों की गई, ताकि सरकार को बचाया जा सके, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को रोका जा सके। ये जो वोटिंग है ये किसके कहने पे होती है, जनरली विप ऑफ द पार्टी के कहने पे होती है। ये विप होता क्या है ये समझते हैं। विप इज़ अ member of legislature party in the house who is appointed as such by respective political party। मान लीजिए कि एमपी में 50 विधायक हैं कांग्रेस के, तो इन 50 विधायकों में से पॉलिटिकल पार्टी एक मेंबर को विप चुनेगी, जिसके इशारे पे सारे 49 मेंबर क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, है ना। तो ये विप जो है किन से चुना जा रहा है, जो इलेक्टेड मेंबर हैं, ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के जो इलेक्टेड मेंबर हैं। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। लेजिस्लेचर पार्टी इज़ ओनली द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो जो लेजिस्लेचर पार्टी है वो लोग जो चुने हुए हैं एमपी एमएलए उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के, उसको क्या कहा जाता है, लेजिस्लेटर पार्टी। ठीक, द 10th शेड्यूल ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर 2 एक्सेप्शन। इनिशियली देखें तो 2 एक्सेप्शंस हुआ करते थे। पहला एक्सेप्शन क्या था, एक्सेप्शन का मतलब 2 केस ऐसे थे जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। पहला केस था अगर लेजिस्लेचर पार्टी क्या कर ले, स्प्लिट कर ले और एक सेपरेट ग्रुप बना ले। अगर 1/3 मेंबर लेजिस्लेचर पार्टी के क्या करें, इस तोड़ करके एक अलग ग्रुप बना लें, तो उसे डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। यहाँ पर लेजिस्लेचर पार्टी की बात की जा रही है। इसका मतलब जो 50 एमएलए हैं कांग्रेस के, इसमें से 1/3 छोड़ करके एक खुद की पार्टी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल टीएमसी बन जाती है, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, दूसरा क्या था, मर्जर ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी विथ अनदर पार्टी डेट इज़ अप्रूव्ड बाय 2/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी। ठीक है, क्या कह रहा है दूसरा, कि जो पॉलिटिकल पार्टी है अगर वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मर्ज कर देती है, और उसके लिए किसका अप्रूवल चाहिए, 2/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी का। मतलब जो 50 एमपी या एमएलए चुने थे कांग्रेस के, इसके 2/3 मेंबर अगर मर्जर को अलाउ कर देते हैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से एक पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो क्या कहलाएगा, मर्जर कहलाएगा, और इस केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। जो 1/3 मेंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनका कोई से नहीं रहेगा। 2/3 मेंबर जो चुने हुए, तो यहाँ पर लेजिस्लेचर पार्टी वर्ड को आपको याद रखना है। जो चुने हुए लोग हैं उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना, वो डिसाइड करेंगे। अगर 2/3 मेंबर चुने हुए डिसाइड कर रहे हैं कि हम दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर मेन पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है भी, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा केस हमें राजस्थान को देखने मिला था, अभी आगे देखेंगे एग्जाम्पल में। जो पहला एक्सेप्शन था, जो पैरा 3 है ना, उससे हमने 2003 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 91 के थ्रू हटा दिया था। जो स्प्लिटिंग थी उसे भी हटा दिया कि स्प्लिट भी नहीं कर सकते। अब स्प्लिट करना भी डिस्क्वालिफिकेशन में आता है, डिफेक्शन में आता है। ठीक, तो अब सिर्फ क्या बचा है, जो 2/3 मेंबर हैं वो क्या कर सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं। इसी केस में क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टांसेस हमें देखने मिलते हैं जब 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी प्रैक्टिकली डिफेक्टिंग बट क्लेमिंग टू बी ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी इन ऑर्डर टू एस्केप डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, जो महाराष्ट्र वाला केस था उसमें भी क्या हुआ, 2/3 मेंबर ने क्या कहा, हमारी जो उन लोगों ने एक अलग ग्रुप बना लिया, मर्जर तो नहीं किया लेकिन एक अलग ग्रुप बना लिया, और उन्होंने कहा कि हम जो है मेन पॉलिटिकल पार्टी हैं। जो 1/3 मेंबर हैं वो कहीं भी जाएं, लेकिन 2/3 जो लेजिस्लेचर जो चुने हुए मेंबर थे वो फाइनली क्या कर रहे हैं, उन्होंने अलग होके अपना खुद को अपने आप को ओरिजिनल पार्टी कह दिया। तो ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस हमें देखने के लिए मिले। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस मिले जिसमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कुछ और बोल रही है और स्टेट लेजिस्लेचर पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर गई। जैसे कि राजस्थान में हुआ था, बहुजन समाजवादी पार्टी के 6 एमएलए थे, वो कांग्रेस के साथ मर्ज हो गए थे। 6 एमएलए थे टोटल,
तो ये लेजिस्लेचर पार्टी के मेंबर हो जाएंगे 6 एमएलए। और ये पॉलिटिकल पार्टी कौन सी थी इसकी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो बीएसपी के ये मेंबर थे। बीएसपी क्या है, नेशनल पार्टी। ये 6 मेंबर जाके क्या हो गए, कांग्रेस के साथ मर्ज हो गए। ठीक, तो कांग्रेस के साथ मर्ज हो गए तो ये डिफेक्शन नहीं कहला सकता। हालांकि जो बीएसपी नेशनल पार्टी है उन्होंने ये मर्जर को अलाउ नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो इलेक्टेड मेंबर थे वो मर्ज कर गए, तो फिर इसमें ये डिसक्वालिफिकेशन की जगह मर्जर कहलाया गया। और मर्जर कहलाने के कारण बेसिकली यहाँ पर डिसक्वालिफिकेशन नहीं हुआ इन 6 एमएलए का। इस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के विधायक थे गोवा में, 8 विधायक जो है किधर शिफ्ट कर गए, बीजेपी में शिफ्ट कर गए, मर्ज कर गए 11 में से। तो ये भी 2/3 थे, तो ये भी मर्जर हो गया। ठीक है, नेशनल पार्टी अभी भी कांग्रेस की अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन चूंकि ये चुने हुए लोगों ने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि हम मर्ज कर रहे हैं तो मर्ज कर रहे हैं, ख़त्म बात। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ग्रे एरिया है। कौन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन, किसके पास पावर है, स्पीकर ऑफ द हाउस के पास पावर है। ठीक है, तो ये स्पीकर जनरली इम्पार्शियल वे में कभी एक्ट नहीं करते। जिनकी सरकार बनती है उसी तरीके से वो एक्ट करते हैं, बायस तरीके से वो एक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केएम सिंह वर्सेस स्पीकर ऑफ मणिपुर वाले जो केस है उसमें रिकमेंड किया था, पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए कहा था कॉन्स्टिट्यूशन को, ये जो पावर है डिस्क्वालिफिकेशन की ये इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को दी जानी चाहिए जो कि हेडेड बाय जजेस हो। इसके अलावा एआरसी की बात करें, जो एआरसी रिपोर्ट है उसमें भी जो है ये पावर को स्पीकर से हटा के इलेक्शन कमीशन को देने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा क्या था, आपका शेड्यूल 10 था। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये हमने ऑलरेडी बैकग्राउंड में डिस्कस कर लिया था। शिवसेना में फैक्शन हो गया था, 37 एमएलए लेके निकले थे एकनाथ शिंदे जी, बाद में 3 एमएलए ने ज्वाइन किया, तो ये 40 एमएलए का फैक्शन हो गया। 14 एमएलए का फैक्शन किसका बचा, उद्धव ठाकरे जी का। तो दोनों फैक्शन में कौन सा फैक्शन ओरिजिनल है ये कौन डिसाइड करेगा, इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड क्या किया गया कि जो ओरिजिनल पार्टी है वो एकनाथ शिंदे वाली है, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा एमएलएस हैं। ठीक है, उन्होंने वोटिंग के हिसाब से, वोट पोल के हिसाब से ये डिसाइड किया कि ज़्यादा एमएलए इनके पास है, इन्हें ज़्यादा वोट मिले हैं 2019 के इलेक्शन में, तो ओरिजिनल जो पार्टी होगी वो कौन सी होगी, एकनाथ शिंदे की होगी। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन उद्धव ठाकरे को कोई रिलीफ नहीं मिला। रिसेंटली जो स्पीकर हैं उनके द्वारा ये 40 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये जो 40 एमएलए थे उनके द्वारा जो भरत गोग वाले विप थे, है ना, यही ओरिजिनल विप कहलाएंगे, क्योंकि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी ही कौन सी है, एकनाथ शिंदे की है। तो जो ये बोलेंगे वही फाइनलाइज होगा। और इनने जो कहा था, जो भरत गोग वाले थे, है ना, उनके द्वारा 14 लोगों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कहा। उनको भी डिस्क्वालीफाई स्पीकर ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि फिज़िकली उन्होंने इनको विप नहीं दी थी, है ना। जो गोग वाले जी थे उन्होंने फिज़िकली 14 एमएलए को जाग करके विप प्रोवाइड नहीं की थी, इसलिए इन 14 एमएलए को भी क्या नहीं किया गया, डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया स्पीकर के द्वारा। तो बेसिकली जो इशू है यहाँ पर, एक तो मर्जर वाला है, दूसरा ओरिजिनल जो पार्टी है उसका है। बार बार जो है मर्ज कर लेते हैं लोग, और ओरिजिनल पार्टी, है ना, जो मेन पार्टी रहती है वो ख़त्म हो जाती है और कई भागों में डिवाइड हो जाती है। तो क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपके लिए, यही नोट्स बनाने लायक है। द सुप्रीम कोर्ट इन द सादिक अली वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1971 लेड डाउन द 3 टेस्ट फार्मूला फॉर डिटरमाइनिंग विच फैक्शन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी बाय इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन किस क्राइटेरिया से, किस फार्मूले से डिसाइड करेगा कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, वो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किया था। और उसका नाम क्या था, 3 टेस्ट फार्मूला। मतलब 3 ऐसे फार्मूला होंगे जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जा सकेगा कि कौन से जो फैक्शन है वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है। पहला पॉइंट क्या है इसमें, फार्मूले में कौन सा क्राइटेरिया है, फर्स्ट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। जो ऑब्जेक्टिव है और एम से पॉलिटिकल पार्टी का वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। दूसरा क्या है, इट्स अफेयर एज पर द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट इनर पार्टी डेमोक्रेसी। उसका जो कामकाज है वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना चाहिए और वो इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। थर्ड क्या है, मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन विंग। थर्ड मेनली क्या है, जो MP MLA हैं उसके,
है ना, फैक्शन के, वो उसमें मेजॉरिटी में होना चाहिए। तो जो इलेक्शन कमीशन था उन्होंने सिर्फ थर्ड पॉइंट के हिसाब से कर दिया। दोनों ने फर्स्ट पॉइंट के लिए कंटेस्ट किया था, दोनों ग्रुप ने, है ना। उद्धव ठाकरे के पास मेजॉरिटी थी नहीं, तो उसने ऑब्वियसली ये कहा कि जो हमारी एम और ऑब्जेक्टिव है वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के, इसलिए हम ही ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये क्लेम किया था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने थर्ड वाले पॉइंट के हिसाब से जो एकनाथ शिंदे हैं उनको क्या कह दिया कि वो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है। तो थोड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाने की ज़रूरत है जिसके थ्रू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर किया जाए, एम्बिगिटीज़ खत्म किया जाए। 10 शेड्यूल में बहुत सारे ग्रे एरिया हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या हो जाएगी, हमारे रिफॉर्म्स हो जाएंगे, इनकी ज़रूरत हो जाएगी। साथ में इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करने की ज़रूरत है। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी होता क्या है? इनर पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब होता है इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स विद इन पॉलिटिकल पार्टी विच प्रमोट बॉटम अप अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग। जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंदर कुछ नियम बनाए जाते हैं जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टी के अंदर बॉटम अप अप्रोच को प्रमोट किया जाता है। नीचे से ऊपर तक जो पद होते हैं उसको इलेक्शन के थ्रू भरे जाते हैं, जिससे डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, लाभ मिलता है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कांग्रेस है या बीजेपी है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोकल यूनिट्स होंगे, स्टेट यूनिट होंगे, और उसमें बहुत सारे पद होंगे। ठीक, इन पदों को इलेक्शन के थ्रू भरा जाना चाहिए, ना कि किसी एक नेशनल लीडर की विम्स और फैंसीज पे। ठीक है, तो अगर इलेक्शन होंगे बॉटम से लेकर अपर लेवल तक, कांग्रेस के अध्यक्ष तक या बीजेपी के अध्यक्ष तक, तो क्या होगा, एक इनर पार्टी डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होगी, है ना। सिर्फ डेमोक्रेसी हमारे मतलब जो कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी तो है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ऑटोक्रेटिक तरीके से चल रही है, एक वन मैन पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। अब बात करते हैं कि हमें इनर पार्टी डेमोक्रेसी की ज़रूरत क्यों है। फर्स्ट पॉइंट है, अ ट्रांसपेरेंट पार्टी स्ट्रक्चर विल अलाउ प्रॉपर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉट ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ पावरफुल लीडर। ठीक है, अगर आपका जो पार्टी स्ट्रक्चर होगा वो प्रॉपर होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी उसमें, तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी ट्रांसपेरेंट होगा, और ट्रांसपेरेंट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो किसी एक पर्टिकुलर पावरफुल लीडर की विम्स और फैंसीज पे टिकट नहीं बटेगी। तो इसके बहुत फ़ायदे होंगे। जो आम लोग हैं वो भी पॉलिटिकल पार्टी में क्या कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। तो आम लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, अच्छे लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा अगर ट्रांसपेरेंसी होगी। ऑब्वियसली इट इंक्रीजेस अकाउंटेबिलिटी, है ना। अगर लोग चुन के आएंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी स्टेट इलेक्शन के लिए किसी को चुना गया कि भाई ये स्टेट इलेक्शन के लिए पर्टिकुलर यूनिट के अध्यक्ष होंगे, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है अगर वो स्टेट इलेक्शन हारते हैं तो, क्योंकि वो चुने गए हैं किनके द्वारा, लोगों के द्वारा, जो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा चुने गए। नेक्स्ट क्या होगा, इट हेल्प्स टू डिसेंट्रलाइजिंग पावर टू द स्टेट एंड लोकल बॉडी यूनिट। जो लोकल बॉडी यूनिट है और स्टेट यूनिट है उसमें पावर क्या होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा उसका। ठीक है, तो जो डिसीज़न मेकिंग होगी वो ग्राउंड लेवल पर होगी और लोगों के इश्यूज ज़्यादा उठाए जाएंगे। बॉटम अप अप्रोच को यहाँ पर प्रमोशन मिलेगा, जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है उसको प्रमोशन मिलेगा, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको वो हमारी स्ट्रेंथन होगी। ठीक है, इट इंक्रीजेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल पार्टी। ऑब्वियसली जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, तो लोगों का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा पॉलिटिकल पार्टी में, और पॉलिटिकल पार्टी में लोग आना भी चाहेंगे और चुनाव लड़ना भी चाहेंगे। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स टू डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जनरली क्या होता है, जो बड़े लीडर होते हैं वो क्या करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं उनके साथ नेक्सस बना लेते हैं, है ना। ये इनको मदद करते हैं वोट इकट्ठा करने में, और इन्हीं को ये क्या करते हैं, टिकट दे देते हैं। तो अगर इनर पार्टी डेमोक्रेसी होगी तो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा। जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अच्छे लोगों को चुन के भेजेंगे और फिर वो टिकट डिसाइड करेंगे, तो अच्छे लोग राजनीति में आएंगे। तो इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया में इनर पार्टी डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, डायनेस्टिक पॉलिसी, पॉलिटिक्स, एग्जाम्पल कांग्रेस। नेक्स्ट बात करें, है ना, बीजेपी में भी है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी में भी बहुत ज़्यादा है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, है ना। जो हेड हैं बस वो नहीं है, लेकिन हर लेवल पर आपको डायनेस्टिक पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, है ना। अभी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ पर है, बीजेपी में।
ठीक है। अभी इनके बच्चे हो जाएंगे तो ये भी वहाँ पर जो है बीजेपी में रहेंगे और पॉलिटिकल पार्टी है ना, इनको भी टिकट मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में। दूसरा बात करें, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ड्यू टू एंटी डिफेक्शन लॉ। अगर इंडिया में हम बात करें तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक क्यों है? क्योंकि हमने एंटी डिफेक्शन लॉ ले आए हैं। अब जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है वो डिसाइड करती है विप कौन होगा, और विप वही रहता है ना, जो उनका फेवरेट आदमी हो, जो उनको फेवर कर रहा हो। और यही विप जो है बाकी लोगों की डिसीज़न मेकिंग को रोक देता है ना। अगर उन्हें अलग डिसीज़न लेना है किसी पर्टिकुलर इशू में तो वो भी नहीं दे सकते। तो ये सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होने के कारण बेसिकली जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाती है ना। तो जितने भी लोग चुने गए हैं वो जो लीडर होंगे बड़े बड़े, उनकी उन्हें है ना मानना ही पड़ेगा, और चाटुकारिता इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ लॉ। इंडिया में कोई लॉ नहीं है जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी को क्या करे, इंस्टीट्यूशनलाइज करे या मैंडेटरी कर दे। नेक्स्ट क्या है? पर्सनालिटी कल्ट। इंदिरा गांधी हो जाए, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, ये सब पर्सनालिटी कल्ट के कारण, कैरिस्मेटिक लीडर होने के कारण है ना, इनका दबदबा बहुत होता है। और फिर इनका दबदबा बहुत होता है, इनके फेस पे चुनाव जीता जाता है तो इनकी जो है बात सुनी जाती है, और फिर कहीं ना कहीं जो इनर पार्टी डेमोक्रेसी है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू सबवर्ट इंटरनल इलेक्शन। बहुत आसान होता है इंटरनल इलेक्शन में गड़बड़ करना। ठीक है, जैसे रिसेंटली शशि थरूर ने है ना, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उन पे आरोप लगाए थे, नेशनल लीडरशिप पे आरोप लगाए थे कि वो कहीं ना कहीं जो है किसको सपोर्ट कर रहे हैं, खड़गे जी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके कारण जो है इलेक्शन उनके फेवर में जा रहा है। तो इंटरनल इलेक्शंस में ये सारी चीज़ें है ना, गड़बड़ी करना बहुत आसान है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इनर पार्टी डेमोक्रेसी के ना होने के रीजंस हैं इंडिया में। ये आपका बेसिकली आर्टिकल हो जाए। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया है। हमारा आज का लास्ट आर्टिकल है वोट फॉर कंटिन्यूटी। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, क्रॉस स्ट्रेट डिस्प्यूट किन किन के बीच में चल रहा है, वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी है क्या, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल। The Democratic Progressive Party victory in Taiwan presidential election for a historic third consecutive term reflect a vote for continuity from 14 million voters, most of whom favor a maintenance of the fragile status quo in relation with China and preservation of Taiwan current status। 2024 इलेक्शन ईयर है पूरे वर्ल्ड में। यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में इलेक्शन होने वाले हैं। इसकी शुरुआत जो है ताइवान में इलेक्शन से हुई है, जिसका रिज़ल्ट आया है, और तीसरी बार जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो ताइवान में हुए थे उसमें जीती है। ये तीसरा कॉन्जिक्यूटिव टर्म है जो ये पार्टी जीती है। इनका मेन एजेंडा क्या था? जो 14 मिलियन वोटर्स हैं टोटल है ना, उन लोगों ने डीपीपी के एजेंडा को फेवर किया है। और डीपीपी का जो एजेंडा था वो ये था कि जो चाइना है उसके साथ जो रिलेशन है उसमें स्टेटस को होना चाहिए, किसी तरीके से रिलेशन को बदला नहीं जाएगा। और ताइवान एज अ सेपरेट एंटिटी अभी क्या हो रहा है, रूल हो रहा है, उसी तरीके से रूल होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए चाइना के वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी के अंदर। तो ये बेसिकली डीपीपी का क्या था, एजेंडा। और इनको 14 मिलियन वोटर्स ने है ना, 14 मिलियन वोटर्स में से मेजॉरिटी वोटर ने इसी एजेंडा को फेवर किया है और वोट किया है। दो जो अपोजिशन पार्टी हैं वो कौन कौन सी हैं? एक है क्योमिंगटैंग KMT पार्टी। इनका जो मेन एजेंडा था वो प्रो चाइना एजेंडा था, और ये चाहते थे कि जो वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी है इसको जो है हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और चाइना के साथ मर्ज करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो KMT है वो इस इलेक्शन में हार चुकी है। इसके अलावा एक न्यू पार्टी बनी है फर्स्ट टाइम,
ठीक है, जो DPP KMT की जो ड्यू पॉली चल रही थी उसको इन्होंने ब्रोक किया है और नई पार्टी कौन सी बनी है, ताइवान पीपल पार्टी। तो टोटल 3 पार्टी इलेक्शन में लड़ी थी, जीती कौन, DPP जीती है। तो बेसिकली जो वोटर्स हैं उनका यही मानना है कि स्टेटस को बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी के बारे में। ये होता क्या है? इट मीन्स दैट Hong Kong and Macau special administrative region, both former colonies of UK, can have a different economical and political system from the mainland China while being part of People Republic of China. हांगकांग और मकाऊ इस सिस्टम के अंदर गवर्न होते हैं। ये यूके की कॉलोनी थे। यूके ने एग्रीमेंट किया था कि ये जो है इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है और इकोनॉमिक सिस्टम है वो बेसिकली चाइना से अलग हो सकता है। अगर चाइना इसे है ना मर्ज करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ये वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी के अंदर ही मर्ज किया जा सकता है और अगले 50 साल तक ये सिस्टम को रिवोक नहीं किया जाएगा। हालांकि चाइना ने रिसेंटली हांगकांग में कोशिश की थी कि वन कंट्री टू सिस्टम को हटाया जाए, टू सिस्टम पॉलिसी को हटाया जाए, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। लोगों ने है ना बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वायलेशन हो रहा था क्योंकि चाइना चाहता था कि जैसे चाइना में चल रहा है कम्युनिज़्म वाली पॉलिटिकल सिस्टम है, उसी तरीके से हांगकांग में भी क्या हो, डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जाए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को बंद किया जाए। तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत हंगामा हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत आग जलाई गई थी। ये सारे इश्यूज़ हमें देखने मिले थे। ठीक है, तो ये जो हमारा वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी है ये किसने प्रपोज़ किया था? डेंग जियोपिंग ने प्रपोज़ किया था। ठीक है, चाइना के जो है प्रेसिडेंट थे डेंग जियोपिंग, 1970s में ये प्रपोज़ किया था। उन्होंने जो प्लान था ये बनाया था मेनली टू यूनिफाई ताइवान अंडर द पॉलिसी। ठीक है, इसमें ताइवान को चाइना मेनलैंड के साथ क्या करने की कोशिश की गई थी? मर्ज करने की कोशिश की थी, यूनिफाई करने की कोशिश की थी। पर ताइवान जो है, जो रिक्वेस्ट है चाइना की इस सिस्टम के अंदर, उसे क्या कर रहा है? उसे रिजेक्ट करते जा रहा है और कह रहा है कि हम एज अ सेपरेट एंटिटी जैसे रह रहे थे हम वैसे ही रहेंगे। और जो DPP पार्टी है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी ताइवान की, उनका एजेंडा यही सेपरेट एंटिटी के थ्रू चाइना के साथ रिलेशन रखने का है, मेनलैंड के साथ रिलेशन रखने का है। चाइना ने जो है रिसेंटली है ना ये चीज़ें डिनाई नहीं की है कि वो फोर्स के थ्रू जो है किसको, ताइवान को अपना मर्ज करेगा, है ना। तो हो सकता है कि चाइना जो है ताइवान के ऊपर अटैक करते, वहाँ पर डेमोक्रेटिक वे में तो वो ले नहीं पा रहा है। वन सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी के अंदर वो क्या नहीं कर पा रहा है? मर्जन नहीं कर पा रहा है, यूनिफाई नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है फोर्स के थ्रू भी वो ये मर्जर करे, है ना। तो डिनाई नहीं किया है उसने मिलिट्री इन्वेजन का। ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है आने वाले समय में। तो ये जो डिस्प्यूट है इसे किस किस के बीच में है? क्रॉस स्टेट डिस्प्यूट, चाइना और ताइवान के बीच में। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो थर्ड वॉर शुरू हो सकती है, अभी जो 2 वॉर चल रही है यूक्रेन रशिया की और पैलेस्टीन इजराइल वाली, थर्ड वॉर शुरू होने के चांसेस हैं वो चाइना और ताइवान के बीच में हो सकती है इस साल में। ठीक है, US जो है ताइवान को सपोर्ट कर रहा है कि चाइना जो है इन्वेजन नहीं कर सकता, है ना। US ने सपोर्ट दिया है ताइवान को, लेकिन हम सब जानते हैं US कभी भी जो है अपना सपोर्ट खींच सकता है अपने बेनिफिट के लिए। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। इसमें मेन जो था वन कंट्री टू सिस्टम पॉलिसी, ये सिर्फ 2 कंट्री के लिए है, मकाऊ और हांगकांग। ताइवान अभी सेपरेट एंटिटी की तरह रूल हो रहा है। होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।